हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सैरुष कुमार पांडे और बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। क्लास 11th में जब तुम फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 खोलोगे जिसका नाम है मोशन इन अ प्लेन, उसमें ये आएगा प्रोजेक्टाइल मोशन। ये एक 2D मोशन का एग्जाम्पल है। अभी मैं तुमको पहले क्लियर कर दे रहा हूँ कि 2D मोशन एग्जैक्टली क्या होता है। अगर 2D मोशन को जनरली इंटरप्रेट करा जाए, जो बच्चे इंटरप्रेट करते हैं कि सर एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों ही बदले, तो हम उसे बोलेंगे 2D मोशन। अच्छा, तो एक काम करते हैं कि हम एक x कोऑर्डिनेट चूज करते हैं, एक y कोऑर्डिनेट चूज करते हैं। यहाँ पे हमने x चूज किया, हमने यहाँ पर y चूज किया, है ना। और हम क्या करते हैं, एक पार्टिकल को स्ट्रेट लाइन मोशन यहाँ पर दे देते हैं। जब ये पार्टिकल आगे बढ़ेगा तो इसका x भी बदलेगा, y बदलेगा ऑब्वियसली। क्या तुम्हें लग रहा है कि ये 2D मोशन है? लग रहा है ये 2D मोशन है? हाँ सर, x और y दोनों बदल रहे हैं, 2D मोशन है, पर ये नहीं है। आप ऐसा करो ना, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में x यहां चूज कर लो। अब देखो ये x नहीं बदलेगा, y कभी कभी नहीं बदलेगा, इसका ये 2D मोशन नहीं है। तो व्हाट एग्जैक्टली इज अ 2D मोशन? आप ब्रह्मांड में कोई भी x और y कोऑर्डिनेट चूज कर लो, म्यूचुअली परपेंडिकुलर दो कोऑर्डिनेट आपको चूज करना है, x और y। एक ऐसा मोशन जो ब्रह्मांड में चूज किए गए किसी भी x और y कोऑर्डिनेट के अबाउट ऐसा मोशन करे कि x और y दोनों कोऑर्डिनेट चेंज हो, वो किसका एग्जांपल है? 2D मोशन का एग्जांपल है। तो बहुत ही सुंदर सा एग्जांपल होता है गेंद को हवा में फेंकना। जब गेंद को हवा में फेंकते हैं तो स्ट्रेट लाइन मोशन में कभी नहीं जाता, जैसा तुमने देखा होगा, स्ट्रेट लाइन मोशन में नहीं जाता। तो ये जिस मोशन में जिस लाइन में मोशन करता है ना, अगर मैं उस लाइन को थोड़ा सा ड्रॉ करूं यहाँ पे, that will not be a straight line, that will be somewhat like this line. Later on we will call it a parabolic trajectory, but instantly मैं इसे बोल रहा हूँ कुछ इस तरह से इसका मोशन लाइन होगा। अच्छा, अब आप x यहाँ चूज कर लो, y यहाँ चूज कर लो, बदलेगा। आपने x यहाँ चूज किया, आपने y यहाँ चूज किया, x और y दोनों बदलेगा। आपने x यहाँ चूज किया, आपने y यहाँ चूज किया, x और y दोनों बदलेगा। देख रहे हो, कहीं भी x और y चूज कर लोगे तो दोनों कोऑर्डिनेट्स आपस में बदलेंगे। ये एक एग्जांपल हो गया 2D मोशन का। तो उसी 2D मोशन का एग्जांपल है हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन। और सबसे बढ़िया इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम एक गेंद को फेंक करके बताते हैं। परंतु अगर ये गेंद जेम्स एंडरसन फेंक रहे हैं इंग्लैंड की स्विंगिंग कंडीशंस में, तो एयर ड्रैग की मदद से, हम लोग पढ़ेंगे बर्नौलीज थ्योरम में, नाम होगा मैग्नस इफेक्ट, गेंद का जो ट्रेजेक्ट्री होगा दैट विल नॉट ऐसे नहीं जाएगा, है ना, वो हवा में स्विंग करेगा इधर उधर। वो 3D मोशन का एग्जांपल होगा। तो अगर हम 2D मोशन का एग्जांपल पढ़ेंगे ना, तो ये जरूर देखेंगे कि x और y दोनों कोऑर्डिनेट चेंज हो, परंतु उसका z कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होना चाहिए। अगर z कोऑर्डिनेट चेंज हो गया तो 3D मोशन के एग्जांपल में आ जाएगा, है ना। तो हम इस पे फिक्स करेंगे खुद को कि क्या सिर्फ उसका x और y कोऑर्डिनेट चूज हो रहा है, या x और z कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, या x और z और y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। मतलब किसी भी दो कोऑर्डिनेट का चेंज होना आवश्यक है 2D मोशन के लिए। तो इसी 2D मोशन का एक बेहतरीन सा नमूना है प्रोजेक्टाइल मोशन। और हम चाहे बात करें नीट की, चाहे बात करें जेईई की, बहुत सारे सवाल आते हैं और मैं आज इसको ऐसा पढ़ा दूंगा कि तुम्हें बिल्कुल ये क्लियर हो जाएगा। बहुत सिंपल है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि व्हाट इज अ प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन को बनाने के लिए 2-3 कंडीशन है, हम जस्ट उसको फॉलो कर लेंगे तो हो जाएगा। अगर तुम बहुत अच्छी किताबों को ही फॉलो करोगे ना, उन्होंने प्रोजेक्टाइल मोशन में कंडीशन दे दी है कि सिर्फ ये ग्रेविटी एलोन में मूव करे बॉडी तो होता है। ऐसा नहीं है। मैं 2-3 कंडीशन तुमको बता रहा हूं। ऐसा ट्रेजेक्ट्री जो भी बॉडी फॉलो करेगी ना, वो प्रोजेक्टाइल मोशन का एग्जांपल होगा। क्या? पहला, एक्सेलरेशन शुड बी कांस्टेंट। बॉडी का मोशन इस तरह से हो कि उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। सिर्फ इतना ही नहीं, पर ये तो होना चाहिए। एक्सेलरेशन कांस्टेंट यहां पे 2 अर्थ में होगा। क्या सर? मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में भी। तो एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड में भी कांस्टेंट होना चाहिए और डायरेक्शन में भी कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है। दूसरा पॉइंट, जो हमारा इनिशियल वेलोसिटी है, ये शुड नॉट मेक 0 डिग्री और 180 डिग्री विथ डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। अब सर इसका क्या मतलब हुआ, बताता हूं मैं।
ये हम मानते हैं पृथ्वी का सरफेस, ठीक है। ग्रेविटी कहां लग रही है सर? ग्रेविटी लग रही है नीचे, ऐसे जी ऐसे एक्ट कर रही है। हमें बॉडी को फेंकना है, हमारा इनिशियल वेलोसिटी u इस ग्रेविटी के डायरेक्शन से ना ही 0 एंगल बनाए और ना ही एक 80 एंगल बनाए, अर्थात ना ही हम बॉडी को परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड्स फेंकेंगे और ना ही हम बॉडी को परपेंडिकुलरली अपवर्ड्स फेंकेंगे सरफेस से। डाउनवर्ड फेंकने पर ग्रेविटी के साथ 0 एंगल बना लेगा और ऊपर फेंकने पर ग्रेविटी के साथ एक 80 एंगल बना लेगा। हमें ये दोनों कंडीशंस नहीं देखनी है। अगर ऐसा नहीं है तो बॉडी कैसा है? प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा, ठीक है ना। अब इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं? तो आप क्या करो ना, आप क्या करो, बॉडी को थ्रो करो, किसी बॉडी को थ्रो करो इन स्पेस में थ्रो करो। क्यों? हम जब अर्थ से स्पेस में बॉडी को थ्रो करेंगे तो बॉडी जब मूव करेगा तो उसकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, हमें पता है जी की वैल्यू कांस्टेंट होती है, पर कहां तक कांस्टेंट होती है? अगर हम नियर पॉइंट्स की बात करें, अर्थ के नियर पॉइंट्स की बात करें, तो नियर पॉइंट्स में एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट होती है। तो जैसे मान लो कि हमने कोई भी एक्स और वाई कोऑर्डिनेट चूज किया है और तुमने एक बॉडी को फेंका है जो ये इस तरह मोशन करते हुए ग्राउंड पे वापस से गिर गई। किसी भी इंस्टेंट पे हम इसमें कोऑर्डिनेट x, y ले लेते हैं, तो ये x भी और y भी शुड बी वेरी वेरी लेस देन रेडियस ऑफ अर्थ। अगर ये रेडियस ऑफ अर्थ से बहुत बहुत छोटे हैं तो हम क्या बोलेंगे? वो नियर पॉइंट है अर्थ का, और अगर वो नियर पॉइंट है अर्थ का तो वहां पर एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। और हमने देखो जब इसको फेंका है ना तो हमारा वेलोसिटी इनिशियल ऐसे है जो कुछ थीटा एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ। और इसमें एक और मुख्य बात बेटा, जो ग्रेविटी लग रही है, ग्रेविटी कहाँ लग रही है? नीचे। तो देखो ग्रेविटी में और u में एंगल 0 भी नहीं है और 180 भी नहीं है, तो ये किसका एग्जाम्पल होगा? प्रोजेक्टाइल मोशन का एग्जाम्पल होगा। तो सर क्या एकमात्र यही एग्जाम्पल है प्रोजेक्टाइल मोशन का? इज इट ओनली एग्जाम्पल ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन? तो वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लेना, फिर बताता हूं मैं तुमको। देखो क्या सिर्फ यही एग्जाम्पल है प्रोजेक्टाइल मोशन का? आंसर इज नो। प्रोजेक्टाइल मोशन का सिर्फ और सिर्फ यही एग्जाम्पल नहीं है, तो और क्या एग्जाम्पल है? यहां पे हमारे पास एक पॉजिटिवली चार्ज्ड प्लेट है ना, पॉजिटिवली चार्ज्ड प्लेट है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे कुछ क्रिएट करेगा, और यदि हमने एक इलेक्ट्रॉन को ऊपर की तरफ ऐसे फेंक दिया, तो तुम्हें पता है इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ये नीचे लगाएगा, और यहां पर अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो एक्सेलरेशन इलेक्ट्रॉन को नीचे की तरफ होगा। क्यों? पॉजिटिव वाला खींचेगा उसको अपनी तरफ। इस कंडीशन में ग्रेविटी लगेगी नीचे, ग्रेविटी की तरह लगने वाला फोर्स लगेगा नीचे। मैं इसको ए बोल दे रहा हूं, है ना, बचो तुम कंफ्यूजन से। अब वापस से देखो तो इलेक्ट्रॉन को तुमने फेंका है और ये कुछ एंगल बना लिया हॉरिजॉन्टल के साथ, यानी ए और इलेक्ट्रॉन के मोशन के बीच में एंगल ना ही 0 डिग्री है ना ही 180 डिग्री है। ये भी किसका एग्जांपल हो जाएगा? प्रोजेक्टाइल मोशन का। तो ये रहा प्रोजेक्टाइल मोशन का डेफिनेशन। अब प्रोजेक्टाइल मोशन में कुछ टर्म्स है बेटा, हम उनको जान लेते हैं। उनको जानने के बाद हम लेक्चर को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है ना। अब जरा देखो उन टर्म्स को। तो सबसे पहले हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन में एक x कोऑर्डिनेट होगा, हमारे पास एक y कोऑर्डिनेट होगा। हमने बॉडी को ऐसे फेंका है, बॉडी ऐसा मोशन करते हुए यहाँ पर नीचे गिर जाएगी, ठीक है। जिस रास्ते को बॉडी फॉलो करके जा रही है, ये सब नोट करना पॉज करके वीडियो, जिस रास्ते को बॉडी फॉलो करके जा रही है बेटा, हम उस रास्ते को नाम देते हैं ट्रेजेक्ट्री। इसको अपन नाम देते हैं बेटा ट्रेजेक्ट्री, ठीक है ना। इसको अपन नाम देते हैं ट्रेजेक्ट्री, ठीक है, ओके। ये जो तुम देख रहे हो है ना, अधिकतम इतने हाइट तक बॉडी गई है, अपन इसे बोलते हैं बेटा एच मैक्स। ये जो तुम देख रहे हो, तुमने यहां से बॉडी को फेंका है, बॉडी यहां तक गई है, अपन इसे बोलते हैं बेटा हॉरिजॉन्टल रेंज। इसे बोलते हैं अपन हॉरिजॉन्टल रेंज। और तुमने जरूर किसी स्पीड u से फेंका होगा और ये थीटा एंगल बनाया होगा, ठीक है। नीचे की तरफ लग रहा होगा क्या बेटा? ग्रेविटी, जो कि कांस्टेंट होगा क्योंकि हम अर्थ के नियर फेंक रहे हैं इस एग्जांपल में बॉडी को, ठीक है। और यहां से यहां तक जाने में जितना टाइम लगा कैपिटल T, बेटा इस टाइम को बोलेंगे अपन टाइम ऑफ फ्लाइट।
और हम अभी इन सभी के एक्सप्रेशंस को निकालेंगे थोड़ी देर बाद, ठीक है ना बेटा। चलो इनको पॉज करके आप नोट कर लो, ठीक है बेटा। तो तुमने ये सब तो लिख लिया होगा, हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, ट्रैजेक्टरी क्या होता है, मैक्सिमम हाइट क्या होता है ना। आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ पॉइंट्स के बारे में तुमको और डील करूंगा बेटा। प्रोजेक्टाइल मोशन जो हम पढ़ने जा रहे हैं ना, ये प्रोजेक्टाइल मोशन कॉम्बिनेशन है हॉरिजॉन्टल मोशन प्लस वर्टिकल मोशन का। कैसे भाई साहब, आपने बॉल को फेंका है ऊपर की तरफ, ना ही ग्रेविटी से ऐसे यानी कि परपेंडिकुलरली अपवर्ड्स भी नहीं, डाउनवर्ड्स भी नहीं, किसी और एंगल पे फेंका है। अर्थात जब आपका बॉडी मोशन करेगा, फॉर एग्जांपल ऐसे आपने फेंका है बॉडी को, और जब बॉडी ऐसे मोशन करना स्टार्ट करेगा, इसके पास यू स्पीड होगी, ये एंगल थीटा होगा, तो इसके पास यू एक्स होगा बेटा, यू कॉस थीटा। सहमत हो इस बात से? हो गए। और बेटा यू वाई कितना होगा, तो ये यू वाई होगा बेटा यू साइन थीटा। अब ये जो यू वाई वाला कंपोनेंट है वेलोसिटी का ना, ये गवर्न किया जाएगा ग्रेविटी के द्वारा, और यू एक्स वाले कंपोनेंट में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं लगेगा। यानी दिस इज व्हाट हॉरिजॉन्टल मोशन एंड दिस इज व्हाट, दिस इज वर्टिकल मोशन। अगर हम हॉरिजॉन्टल मोशन को अलग पढ़ लें, वर्टिकल मोशन को अलग पढ़ लें, तो हमारा काम हो जाएगा। यही प्रोजेक्टाइल मोशन है, कॉम्बिनेशन ऑफ अ हॉरिजॉन्टल मोशन प्लस वर्टिकल मोशन, हॉरिजॉन्टल मोशन प्लस वर्टिकल मोशन। हॉरिजॉन्टल मोशन नो एक्सेलरेशन, वर्टिकल मोशन ग्रेविटी, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन में, है ना। अच्छा, तो प्रोजेक्टाइल मोशन में हम क्या सीखें कि ये एक हॉरिजॉन्टल मोशन तथा वर्टिकल मोशन का कॉम्बिनेशन है। अच्छा, अगर ऐसा है तो कुछ बातों को और समझो बेटा। देखो यहाँ पे ऐसे बॉल गया, ऐसे यू से फेंका हमने, ये एंगल थीटा बना, इधर हमने कुछ एक्स माना था, इधर हमने कुछ वाई माना था। जो हमारा हॉरिजॉन्टल मोशन है और वर्टिकल मोशन है, ये दोनों ना इंडिपेंडेंट है, ये दोनों इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते हैं। परंतु टाइम जो है ना, ये एक कॉमन फैक्टर है इन दोनों के बीच में। टाइम कॉमन रहेगा, ऑब्वियस सी बात है, टाइम दोनों के लिए सेम रहेगा। टाइम गुजर रहा है, बॉडी ऊपर जा रही है, बॉडी हॉरिजॉन्टली जा रही है, तो टाइम तो दोनों में कॉमन फैक्टर रहेगा ना। तो अगर हम बात करें सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल मोशन के, यहां पे सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल मोशन के, तो देखना बेटा बहुत अच्छे से देखना। वर्टिकल मोशन की बात कर रहे हैं, व्हाट इज यू वाई? यू वाई इज बेटा यू साइन थीटा, एंड व्हाट इज यू एक्स बेटा? यू एक्स इज व्हाट बेटा यू कॉस थीटा। हियर एक्सेलरेशन माइनस जी, माइनस, नोट इट आउट, माइनस, एंड व्हाट इज एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन? जीरो। एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन में कितना है? माइनस जी, और एक्स में कितना है? जीरो। अब इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर होगा वो क्या होगा बेटा? टाइम होगा। अगर हम बोल देते हैं कि किसी टाइम पर कोऑर्डिनेट x, y बन गए हैं मोशन का, तो देखो बेटा हम y को लिख सकते हैं क्या सर? u साइन थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। सर ये कहां से आया? ये आया फ्रॉम द इक्वेशन ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब क्योंकि ऊपर की तरफ स्पीड इनिशियल u तो थी नहीं, u साइन थीटा थी, दैट्स वाई हमने ut की जगह क्या ले लिया? u साइन थीटा। और ये माइनस जी क्यों? हम प्लस हाफ ए टी स्क्वायर पढ़ते हैं, पर a की जगह है क्या बेटा? माइनस जी, तो ये क्या हो जाएगा? ut u साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। यहां पर कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, तो यहां x की वैल्यू सिंपली क्या हो जाएगी बेटा? u cos थीटा टी। यहां हो जाएगा y की वैल्यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और x की वैल्यू हो जाएगी बेटा u cos थीटा टी। तो पहले तो तुम वीडियो पॉज करके फटाक से इन दोनों पॉइंट्स को इतना जितना कंटेंट है उसको नोट कर लो, ठीक है ना। लिख लेना, दोनों इंडिपेंडेंट मोशन है, टाइम करेक्टिंग फैक्टर इन दोनों के बीच में, हॉरिजॉन्टल मोशन अलग, वर्टिकल मोशन अलग, बाकी सारी बातें। ओके बेटा, अब हमारा फोकस इस इक्वेशन पर और इस इक्वेशन पे मेनली रहेगा, जहां से मैं आगे लेक्चर को भी कंटिन्यू कर रहा हूं। देखो तो हमारा y का वैल्यू बेटा क्या आ गया? u साइन थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और x की वैल्यू क्या आई थी? u
कॉस थीटा टी। तो यहां से अगर हम t की वैल्यू देखें बेटा, तो t की वैल्यू यहां से कितनी आ जा रही है, तो यहां से t की वैल्यू आ जाएगी x अपॉन यू कॉस थीटा। ये हम बाद में यूज करेंगे। जरा इसका पोस्टमार्टम करते हैं बेटा, देखना ये जो हमारा आया है ना t इज इक्वल टू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, इसको हम ऐसे कोने में कर लेते हैं और इसको यहां से कर देते हैं खत्म। एक बात बताओ, y0 कब कब है? तो सर एक तो y0 यहां पर है जब बॉडी मोशन स्टार्ट करी है, और एक y0 यहां पर है जब बॉडी ने अपना मोशन खत्म किया है। ऐसा करो जरा, यहां y को 0 कर दो, y को 0 कर देंगे तो क्या आएगा, ये 0 हो जाएगा, इधर क्या बन जाएगा u साइन थीटा t, ये पॉजिटिव हो जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मैथ्स पढ़े हो तुम, इसके दो सोल्यूशन होंगे। एक तो तुम t 0 करोगे तो दोनों बैलेंस हो जाएगा LHS RHS, और एक t को अपन सॉल्व करके यहां से कट कर लेंगे। बोल भाई, यहां से t की वैल्यू क्या आ रही है 2u साइन थीटा अपॉन जी। अब यहां यहीं पर तो t 0 था क्योंकि मोशन स्टार्ट तो यहीं से हुआ है, तो हम जो दूसरा टाइम ला रहे हैं ये टाइम यहां कहां आ रहा है, कितना 2u साइन थीटा बाई जी। यानी कि ये वो टाइम है जब बॉडी ने अपना मोशन पूरा कर लिया है कि नहीं? देखो y यहां पर 0 है, y यहां पर 0 है, y को 0 करोगे तो t की वैल्यू क्या आ रही है 2u साइन थीटा बाई जी। मतलब ये t वो वाला टाइम है जब बॉडी ने अपना मोशन पूरा कर लिया है, और जब बॉडी अपना मोशन पूरा कर ले तो टाइम कौन सा होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट होता है। तो हम टाइम ऑफ फ्लाइट का एक्सप्रेशन निकाल लिए बहुत सुंदर सा, कितना 2u साइन थीटा बाई जी। अच्छा, तो सर यहां से यहां तक आने में टाइम कितना लग गया 2u साइन थीटा बाई जी। तो सर आप ये बताओ, यहां से मात्र यहां तक जाने में टाइम कितना लगेगा, मतलब आधा रास्ता। तो टाइम ऑफ एसेंट बन जाएगा u साइन थीटा अपॉन जी, और टाइम ऑफ डिसेंट बन जाएगा बेटा u साइन थीटा अपॉन जी। और नोट कर लेना, हमने किसी भी एयर रेजिस्टेंस को कंसीडर नहीं किया है। कुछ सवाल बनते हैं जेई एडवांस में एयर रेजिस्टेंस को कंसीडर करके, वे भी डिस्कस करें हम लोग उसको बाद में, पर अपने इस पूरे जर्नी में हमने कहीं भी एयर रेजिस्टेंस को कंसीडर नहीं किया है। और ये निकल गया एक्सप्रेशन हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए। ठीक है, लिख लो इसको वीडियो पॉज करके, मिटा रहे हैं, ठीक है बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, और जो बात मैंने बताई उसको याद रखना। हम निकाल चुके हैं टाइम ऑफ फ्लाइट का एक्सप्रेशन, बहुत ही सिंपल है और यहाँ से सवाल बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं। तो बेटा हमने टाइम ऑफ एसेंट कितना निकाल लिया, हमने टाइम ऑफ एसेंट निकाल लिया, हमने टाइम ऑफ एसेंट निकाल लिया u साइन थीटा अपॉन जी। तो सर आप इसका क्या फायदा उठाने वाले हैं, देखो मैं क्या फायदा उठाता हूं भाई साहब, यही तो एच मैक्स है, और यहां तक बॉडी पहुंचेगी टी टाइम में जिसकी वैल्यू कितनी है u साइन थीटा अपॉन जी, आधा टाइम। समझ में आ रही है बात? ये एच मैक्स है और यहां तक बॉडी कितने टाइम में पहुंचेगी, आधे टाइम में। पूरा टाइम था 2u साइन थीटा बाई जी, तो आधा टाइम कितना होगा u साइन थीटा अपॉन जी। तो ऐसा करते हैं, इस y के एक्सप्रेशन में t को रख देते हैं u साइन थीटा बाई जी, तो y उस समय आ जाएगा जब टाइम इतना है, और जब टाइम इतना है तो y एच मैक्स के बराबर है। बेहतरीन तरीका देखो निकालने का। मैं ट्रेडिशनल मेथड यूज नहीं कर रहा हूं जो किताबों में यूज करते हैं इसको निकालने के लिए, है ना, बेहतरीन मैथ्स का यूज कर रहा हूं मैं। एच मैक्स कितना हो जाएगा बेटा u साइन थीटा, और t की जगह क्या रख दोगे तुम बेटा u साइन थीटा अपॉन जी, u साइन थीटा अपॉन जी माइनस हाफ जी, फिर यहां क्या रखोगे बेटा u साइन थीटा अपॉन जी का होल स्क्वायर, है ना। अब तुम थोड़े से पढ़े लिखे मुझे लग रहे हो, तो तुम एच मैक्स को निकालना सॉल्व करके, है ना। u स्क्वायर साइन को थीटा यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, सॉल्व करने पर आंसर आएगा 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। सॉल्व करना इसको आ जाएगा, डोंट वरी। u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, दिस विल बी एक्सप्रेशन फॉर बेटा एच मैक्स। अब क्या ये मिलता जुलता है? बिल्कुल मिलता जुलता है। देखो हम लोग जो पढ़ रहे थे ना
मोशन अंडर ग्रेविटी, वहां पे एच मैक्स क्या आता था, u²/2g, याद है, v² इज इक्वल टू u² प्लस 2gh, हम एक को जीरो करते थे v को, तो h क्या आता था, u²/2g, आता था कि नहीं आता था, डेफिनेटली आता था। तो ऊपर फेंकने वाली वेलोसिटी उस टाइम पे u थी, यहाँ पे u² है, u sin थीटा है, तो यहाँ पर u²/2g आ रहा था, यहाँ पर आ रहा है u² sin² θ/2g, ठीक है कि नहीं। तो ये रहा बेटा एच मैक्स का एक्सप्रेशन, ठीक है ना। अब हम निकालने में इंटरेस्टेड हैं बेटा, व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन फॉर टाइम, हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिए, एच मैक्स निकाल लिए बेटा, और अब हम निकालेंगे कि हमारा रेंज का, हॉरिजॉन्टल रेंज का एक्सप्रेशन क्या है। तो हेडिंग डाल लो बेटा हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक है। चलो हॉरिजॉन्टल रेंज को जानते हैं, ठीक है बेटा। हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज को जानते हैं। हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है, हॉरिजॉन्टल रेंज है सर यहां से यहां तक बॉडी पहुंच गई है ना, तो ये जो हमारा x है वही हॉरिजॉन्टल रेंज है। x की वैल्यू क्या आई थी, u cos थीटा t। अब बेटा x r के बराबर कब होगा, सोच दिमाग लगा, x r के बराबर, सर x r के बराबर तब होगा जब टाइम की वैल्यू टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर होगी। आ गया बेटा, जब टाइम की वैल्यू टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर होगी तो x की वैल्यू r के बराबर हो जाएगी। चल लिख बेटा, तो रेंज इज इक्वल टू u cos थीटा और t की वैल्यू कितनी आई थी, 2u sin θ/g। तो बेटा रेंज की वैल्यू कितनी आ रही है, 2u² sin थीटा cos θ/g। ये रहा हमारा रेंज का एक्सप्रेशन। अच्छा, हमें पता है कि 2 sin थीटा cos थीटा ये बराबर होता है sin 2 थीटा के। तो देख बेटा 2 sin थीटा cos थीटा क्या बन जाएगा, sin 2 थीटा। तो रेंज की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, u² sin 2 θ/g। ये रहा हमारा रेंज का खूबसूरत सा एक्सप्रेशन, u² sin 2 θ/g, है ना। वीडियो पॉज करके नोट करते रहो, है ना, ये बोलने की आवश्यकता अब नहीं होनी चाहिए, वीडियो पॉज करते रहो, कंटेंट नोट करते रहो, ठीक है बेटा। हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, ओके। अब देखो हम कुछ और बातों को सीखते हैं, जरा हम रेंज की बात करते हैं इस टाइम पे। तो यूं था, ऐसे ये रेंज था, हमने कुछ u स्पीड से थीटा एंगल में बॉडी को फेंका था। ऐसा करते हैं हम दो एंगल लेते हैं, एक बार लेते हैं एंगल थीटा और एक बार लेते हैं एंगल 90 - थीटा, यानी हमारा प्रोजेक्शन जो है ना बेटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे है। अच्छा, तो रेंज पहले केस में आएगा u² sin 2 θ/g, रेंज दूसरे केस में आएगा u² sin 2 और थीटा की जगह रखो बेटा 90 - θ/g। तो सॉल्व करने पर R2 कितना आ रहा है बेटा, u² sin 180 - 2 θ/g। आपकी मैथ्स अच्छी होनी चाहिए इसके लिए बेटा, है ना। तो R2 कितना आ रहा है, u² sin 180 - 2 थीटा कितना होता है, sin 2 थीटा, sin 2 θ/g। और यही तो R1 आया था, यही तो R1 आया था। यानी हम एक बात जान गए कि अगर हमारा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कॉम्प्लीमेंट्री हो, यानी कि थीटा और 90 - थीटा, फॉर एग्जांपल 30 और 60 हो, फॉर एग्जांपल 40-50 हो, उन दोनों केस में रेंज बराबर होगा। यानी कि अगर आप ऐसे फेंकते यहां से थीटा लेकर के तो भी रेंज जितना पहले आ रहा था उतना ही आता, ठीक है बेटा। बोलने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, वीडियो पॉज कर लो, कंटेंट नोट करते रहो, बातों को नोट करते रहो, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, हम एक और ये बात भी जान गए। अब हम जानते हैं रेंज मैक्सिमम कब होता है बेटा, रेंज मैक्सिमम कब होता है, जरा हम इस बात को जान लेते हैं। देखो प्रोजेक्टाइल मोशन एक अनंत वाला टॉपिक है, तुम जितने सवाल बनाओगे उतने प्रोजेक्टाइल मोशन के एवरेज तुमको मिलते रहेंगे, ठीक है ना। हम ठीक ठाक जितना स्टैंडर्ड कंटेंट फॉलो होता है तुमको हम बता रहे हैं, ठीक है बेटा। अब देखो बेसिकली हमारा जो रेंज का एक्सप्रेशन आया था, कितना आया था, u² sin 2 θ/g आया था। अगर तुम रेंज को मैक्सिमम करना चाहते हो तो ना तुम u को चेंज कर सकते हो ना ही g को चेंज कर सकते हो। भाई हम बोल रहे हैं तुम 10 की स्पीड से ही फेंक पा रहे हो, तुम उसको चेंज नहीं कर सकते हो। हाँ, तुम्हारे अंदर भी इतनी औकात नहीं कि तुम g को चेंज कर पाओ, नहीं चेंज कर पाओगे। हैं कहाँ, मून पे जाके फेंकोगे क्या बॉडी को? सर हम थीटा को चेंज कर सकते हैं, थीटा चेंज हो सकता है, ठीक है।
अगर हमारा साइन 2 थीटा मैक्सिमम हो जाए तो हमारा रेंज मैक्सिमम हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो अब हम फोकस करेंगे कि साइन 2 थीटा मैक्सिमम करें। अच्छा, तो रेंज मैक्सिमम के लिए साइन 2 थीटा ये क्या होना चाहिए बेटा, मैक्सिमम होना चाहिए। इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और 90 डिग्री पर आती है, तो हम लिख सकते हैं 2 थीटा बराबर 90 एंड थीटा बराबर 45 डिग्री और π/4 रेडियन। अच्छा, यानी कि अगर आपका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री है, थीटा क्या है बेटा 45 डिग्री है, तो रेंज क्या आएगा बेटा, मैक्सिमम आएगा। 45 डिग्री पर रेंज क्या आएगा बेटा, मैक्सिमम आएगा। ठीक है ना, नोट करते रहो, है ना। चलो अब जान लेते हैं आर मैक्स की वैल्यू भी कितनी होगी। कुछ नहीं, यू स्क्वायर, ये तो 91 हो गया अपॉन जी, यू स्क्वायर अपॉन जी, ये हो जाएगा तुम्हारा रेंज मैक्स। तो बोला गया अगर एक बंदे ने 10 की स्पीड से बॉल को फेंका है, मैक्सिमम कितनी दूर बॉल को फेंक सकता है, यू स्क्वायर बाई जी। और कब फेंकेगा, जब वो 45 डिग्री के एंगल पे उस बॉल को फेंकेगा। ठीक है बेटा, कितना आएगा, यू स्क्वायर बाई जी। 10 का स्क्वायर करो, 100/10 कर दो जी की वैल्यू, आंसर 10 आएगा। क्या बात है ना। चलो, तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं कि मैक्सिमम रेंज बॉडी का कितना होगा। ठीक है बेटा, आई गेस समझ में आ रहा होगा, है ना। जहां चीजें थोड़ी कम समझ आ रही है ना, जरूर कमेंट में बताना, उसको मैं वापस से सही करने का ट्राई करूंगा। ठीक है बेटा, चलो देखो आगे। तो हमने आर मैक्स कितना निकाल लिया बेटा, आर मैक्स हमने निकाला बेटा यू स्क्वायर अपॉन जी। अच्छा एक बात बताओ, जब तुम यू स्पीड से बॉल को ऊपर फेंकते थे मोशन अंडर ग्रेविटी में पिछले चैप्टर में, तो एच मैक्स की वैल्यू कितनी आती थी सर, यू स्क्वायर अपॉन 2g। और आपने यू स्पीड से ही बॉल को फेंका 45 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, तो रेंज की वैल्यू कितनी आ रही है, यू स्क्वायर अपॉन जी। अगर तुम किसी भी गेंद को अपने मैक्सिमम स्पीड से ऊपर की तरफ 100 किलोमीटर फेंक पा रहे हो, ज्यादा हो गया, मान लो 100 मीटर फेंक पा रहे हो, तो तुम हॉरिजॉन्टली उसको मैक्सिमम 200 मीटर फेंक पाओगे। कैसे, ये आ रहा है यू स्क्वायर अपॉन 2g और ये आ रहा है यू स्क्वायर अपॉन जी, तो साफ साफ दिख रहा है कि रेंज इसका 2 गुना हो जाएगा। समझना इस बात को, सवाल पूछेगा, नीट में पूछेगा सवाल ये कि अगर आप गेंद को मैक्सिमम ऊपर 100 मीटर फेंक सकते हो, तो उसी स्पीड से गेंद को आप मैक्सिमम कितनी दूर फेंक सकते हो, 200 मीटर दूर फेंक सकते हो। परंतु दूसरे केस में आपका जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होना चाहिए दैट शुड बी 45 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, है ना। अच्छा, इसका बड़ा इंपॉर्टेंस है। अभी तुमने देखा है ओलंपिक्स में गोल्ड आया था नीरज चोपड़ा के द्वारा, जहां पे जैवलिन थ्रो करना था, तो वो लोग क्या करते हैं, कुछ इस तरह से फेंकते हैं ना कि हॉरिजॉन्टल रेंज उनका मैक्सिमम आ जाए, कुछ इन्हीं टेक्टिक्स का यूज करते हैं, है ना। तुमने वॉर्स वगैरह में देखा होगा कि फायर करते हैं, तो मैक्सिमम रेंज के लिए किस एंगल पे फायर करेंगे, 45 डिग्री पर फायर करेंगे, तो रेंज मैक्सिमम आएगा बेटा। ठीक है, चलो ये सब बातें हैं, फटाफट नोट कर लो। मैं बता रहा हूँ बहुत सारी बातें हैं बताने को, बहुत सारी बातें हैं इसमें, ठीक है ना, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं मैं तुमको बता रहा हूँ, ठीक है ना। ओके, अब बेटा कुछ बातें नोट करा रहा हूँ, बहुत ध्यान से नोट करना। यहाँ पर नीट में सवाल बनेगा, जेई में सवाल बनेगा, और सवाल को तुम जल्दी कर पाओगे। मैं तुमको ऐसा टेक्निक बता रहा हूँ, यहीं से स्टार्ट होता है नीट में फिजिक्स, जेई में फिजिक्स जो आता है, ठीक है। ध्यान से देखना बेटा, y की वैल्यू कितनी आई है, u साइन थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और x की वैल्यू कितनी है बेटा, u कॉस थीटा t। हमने बोला था यहाँ से t की वैल्यू निकाल लो, कितना आता है बेटा, x अपॉन u कॉस थीटा। तो यही t की वैल्यू बेटा यहाँ पर और यहाँ पर रखो, तो देखो y की वैल्यू कितनी आ रही है, u साइन थीटा, है ना। अच्छे से बना देता हूँ बेटा इसको, u साइन थीटा, t की वैल्यू कितनी है बेटा, x अपॉन u कॉस थीटा माइनस हाफ जी, और टी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी बेटा, एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। देखना बेहतरीन चीज बता रहा हूँ तुमको, तुम मोक्ष की प्राप्ति होगी तुमको इसको जानने के बाद। बेटा देखो u से u कैंसिल हो गया, यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा कितना आता है, टेन थीटा, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस यहाँ पर क्या आ रहा है बेटा, जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से सुनना बेटा, बहुत ध्यान से सुनना, मैं यहाँ पे एक बेहतरीन निंजा टेक्निक अपनाने वाला हूँ। क्या, मैं इस जी को यहाँ करने वाला हूँ, कर सकता हूँ, ठीक है, इतनी मैथ जानते हो तुम, वापस से ऊपर आ जाता है ये। उसके बाद बेटा यहाँ मैं
ध्यान से सुनना, यहां पे है टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, मैं साइन थीटा से मल्टीप्लाई भी करने वाला हूं और साइन थीटा से डिवाइड भी करने वाला हूं, और इवेंचुअली ये साइन थीटा चला जाएगा ऊपर। तो सर आपने ऐसा क्यों किया, किस मकसद के लिए किया? इस मकसद के लिए किया, टू यू स्क्वायर साइन थीटा और एक कॉस थीटा अपॉन जी, ये बन जाएगा रेंज। रेंज बन जाएगा क्या, टू यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी, ये बन चुका है रेंज अपना। और ये साइन बाई कॉस जो एक बचा हुआ है क्या बन जाएगा बेटा, टेन थीटा। तो देख बेटा y का एक्सप्रेशन क्या आता है, x टेन थीटा माइनस एक्स स्क्वायर टेन थीटा अपॉन आर। y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस एक्स स्क्वायर टेन थीटा अपॉन आर। पॉज करके नोट करो, बेहतरीन एक्सप्रेशन है, ब्रह्मास्त्र है। तुम सवालों का 2 मिनट के अंदर सवाल करोगे तुम इससे, मैं बता रहा हूं तुमको कैसे। y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस एक्स स्क्वायर टेन थीटा अपॉन आर, ठीक है ना बेटा। बाकी ऊपर का मिटा रहा हूं मैं, वीडियो पीछे करके पॉज करके फटाफट नोट कर लेना। अब देखो मैंने इसका क्या फायदा उठाया, क्या फायदा उठाया, मैं लिख सकता हूं y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस क्या लिखा है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर टेन थीटा अपॉन आर। देख बेटा ये एक्सप्रेशन ना, ये एक्सप्रेशन जो है ना वो इस फॉर्म में है, y इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, जहां पे a की वैल्यू है बेटा टेन थीटा के बराबर और b की वैल्यू है बेटा टेन थीटा अपॉन आर के बराबर। देख तो x के बगल में था a टेन थीटा, उसको a बना दिया, और x स्क्वायर के बगल में जो था मैंने उसको बेटा b बना दिया। ओहो सर ये तो पैराबोला है, दिस इज अ पैराबोला। और इस पैराबोला का वर्टेक्स, इस पैराबोला का वर्टेक्स कहाँ होगा, इस पैराबोला का वर्टेक्स यहाँ पर होगा जहाँ पर बॉडी मैक्सिमम हाइट पर पहुँचती है। दूसरी बात, अगर मुझे टेन थीटा निकालना है, हमसे क्वेश्चन बोल दिया y इज इक्वल टू टू एक्स माइनस फोर एक्स स्क्वायर, ये हमारा एक प्रोजेक्टाइल मोशन के पैराबोला का वो एक्सप्रेशन है। हमसे इसमें बोल दिया कि आप बताओ सर व्हाट विल बी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, कुछ नहीं, x के बगल में क्या है 2, x के बगल में क्या है टेन थीटा, टेन थीटा को बना दो तुम 2 के बराबर, लो भाई थीटा आ गया यहाँ से। अच्छा थीटा तो आ गया, मान ले बेटा अपने को रेंज निकालनी है। ओहो सर रेंज कैसे निकलेगा, अरे a पता है b पता है, अगर तू a बाई बी करेगा बेटा तो a बाई बी कितना हो जाएगा, a है बेटा टेन थीटा और b कितना है बेटा टेन थीटा अपॉन आर। ले भाई a बाई बी किसके बराबर आ गया, r चला गया ऊपर। यानी कि बस तो बेटा यहाँ पर a अपॉन बी कर देगा तो रेंज आ जाएगा। तो रेंज यहाँ पर कितना आ जाएगा, मान ले निकालना होगा तो a कितना है बेटा 2, b कितना है 4, कर ले बेटा 1/2 आ गया आंसर रेंज का। छाप बेटा छाप, बिल्कुल कॉपी कर, कॉपी कर, नीट का सवाल है ये, आ जाएगा सवाल ना, बिना पढ़े नहीं कर पाएगा इसको, तो रेंज निकालना तेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। अब तू निकाल लेगा, ये एक्सप्रेशन देके तेरे से पूछेगा तू एंगल प्रोजेक्शन निकाल, बेटा हालत खराब हो जाएगी, मैथ्स लगाएगा तो। तरीका होता है मैंने, जो एक्स के बगल में है वही टेन थीटा है, निकल गया टेन थीटा इज इक्वल टू 2। अब सुन तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो बताने जा रहा हूं मैं, ध्यान से सुनियो। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, इन सबको मिटा के बताता हूं मैं, है ना। देख सुन बेटा, बेटा जो हमारा हॉरिजॉन्टल रेंज है, रेंज की वैल्यू आई है यू स्क्वायर, लिख 2 यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी, और जो हमारा हाइट आया है कितना आया है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ठीक है, देख रहे हैं। अगर तू r अपॉन h का रेशियो ले तो बेटा यू स्क्वायर से यू स्क्वायर जाएगा, एक साइन से साइन जाएगा, और उधर बच जाएगा तुम्हारा, इधर बच जाएगा कॉस, उधर बच जाएगा तुम्हारा साइन। तो यह आ जाएगा बेटा 4 अपॉन टेन थीटा। तो यहां से तू बोल सकता है r टेन थीटा इज इक्वल टू 4h। बेटा इसको भी घोंट लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है ना। और तुमने पढ़ा होगा इसको कहीं, अगर रतन चोर है, रतन क्या है भाई, चोर है भाई, किसी का नाम रतन हो तो माफ करना यार।
रतन चोर है, याद करना r tan थीटा इक्वल्स टू बेटा 4h, r tan थीटा इक्वल्स टू बेटा 4h। अब वापस से जो पढ़ा रहा था ना मैं, वहां पे वापस से पहुंच, नोट्स खोल अपना पीछे बेटा और वापस से करेक्ट कर, इसको पॉज कर, पहले नोट कर, ठीक है बेटा। चल देख, जो वापस से पढ़ा रहा था मैं, उसमें y का एक्सप्रेशन क्या आया था, y का एक्सप्रेशन आया था बेटा x tan थीटा माइनस एक्स स्क्वायर tan थीटा अपॉन r। हमने y को ही क्या बोला था, ax माइनस बी एक्स स्क्वायर। हमने a को क्या बता दिया था फिर, tan थीटा, और a बाई बी को हमने क्या बता दिया था बेटा r। अब देख, अपने को पता है रतन क्या है, बोल भाई रतन क्या है, तो रतन सर रतन चोर है, रतन चोर है। तो r कितना है, r है a अपॉन बी, और tan थीटा कितना है, a अपॉन 4 इज इक्वल टू h। देख बेटा, तो h की वैल्यू कितनी आ गई, a स्क्वायर अपॉन 4b। ये एक्सप्रेशन से आ गया बेटा। एक्सप्रेशन y का तेरे को दिया है 4x स्क्वायर, 4x माइनस 2x स्क्वायर, 4x माइनस 2x स्क्वायर, अपने को h निकालना है। फॉर्मूला बेटा a स्क्वायर अपॉन 4b, a स्क्वायर कर बेटा 16, 4b कर बेटा 8, देख आंसर 2 आ गया। देख तो आ रहा है बात समझ में, देख देख देख, हो गया बेटा, है ना। पॉज करके नोट कर इसको, ठीक है। चलो, तो बहुत सारी बातें और जानने को है। अभी हम जानेंगे कि एंगल प्रोजेक्शन कॉम्प्लीमेंट्री हो तो टाइम का रेशियो क्या होगा, हाइट का रेशियो क्या होगा, रेंज तो बराबर होगा, अपने को पता है। जब हम प्रोजेक्टाइल को फेंकेंगे तो पॉसिबल होगा कि हमारा 2 टाइम आए जहां पर हाइट सेम है। मैंने बोला बहुत सारी बातें करनी है प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर, ठीक है ना। पर फिलहाल के लिए ये जो हमारा आज वाला वीडियो है बेटा, इसमें हम यहीं तक करते हैं, बाकी हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो ठीक है, मुझे लग रहा है कि तुम्हें वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सारी बातें जानते हो तुम। चलो बेटा, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहो बेटा। थैंक यू।